ऑल एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ ही होंगे। बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोज में, पिछले लेक्चर में, कि आप लोगों के लिए जो क्लास होने वाली है अगला, वो होने वाली है रिवीजन क्लास। जो आपका प्रकाश का अपवर्तन जो खत्म हुई है लेक्चर 13 या 14 तक में, उसके बाद जो अगला लेक्चर आने वाला था वो आने वाला था रिवीजन क्लास। लेकिन मैं समय के अभाव के कारण वो क्लास आप लोगों के सामने नहीं ला पा रहा हूँ, नहीं ला पाया आज। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे क्रोधित नहीं होंगे। आपकी ये क्लास बहुत ही जल्द मिल जाएगी आप लोगों को। क्लास 10th के प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का जो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन वो आपको मिल जाएगा एक ही वीडियो में। लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अब वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि समय का बहुत ही अभाव अब चल रहा है। तो एक सप्ताह के बाद आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। अब हम कंटिन्यू अपना काम कर रहे हैं, आगे की तरफ आगे की और वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ इस चैनल पीटीसी स्टडी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा वीडियो, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और मैं आप लोगों को एक बात फिर से बता दूं, और भी महत्वपूर्ण बात, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को कि आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीटीसी स्टडी पर आप लोगों के लिए अब बहुत ही शानदार ट्रिक्स का वीडियोज अपलोड हो रहा है और लगातार होगा। अब वो है हमारा मैथ का कुछ ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो आप लोगों को एसएससी सबके एग्जाम में, सीजीएल सबके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की काफी संभावना बनी रहती है। और वैसे ही बच्चे लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख करके चौकन्ना होती है कि ये क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा। जैसे ही चुटकियों में उसको हल कर देते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि बाप रे बाप, इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो ऐसा वीडियो आप लोगों को अब इस चैनल के माध्यम से मिलने जा रहा है। आज से मिलना शुरू हो गया है। और केमिस्ट्री का जो कुछ सॉन्ग रिलेटेड हम जो फॉर्मूला सब सेट्सअप करके हम आप लोगों को जो शॉर्ट वीडियो में बना करके अपलोड किए थे, आप लोग जाके देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। और ऐसे ही अब मैथ का बहुत ही शानदार शॉर्ट वीडियो आप लोगों को मैं दे रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। आप लोग बने रहिए और इन्हें उन तक शेयर जरूर कर दें जो मैथ के ट्रिक सीखना चाहते हैं। मैथ का ही नहीं, आप लोगों को अब फिजिक्स का भी कुछ प्रैक्टिकली चीज इसमें बताया जाएगा। बहुत सारी चीजें बताया जाएगा जो शायद आप लोगों को नहीं बताया, कहीं आप लोगों को नहीं बताया गया होगा। देखिए, फिजिक्स जो है, फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है, करके देखने की चीज है। तो आप लोगों को अब हम सिर्फ सिखाएंगे ही नहीं, समझाएंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें करके भी दिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आज की जो क्लास है आप लोगों का, आज का होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्लास। आज 15 ऑब्जेक्टिव क्लास होगी, अगले दिन की भी ऑब्जेक्टिव ही क्लास होगी। लेकिन आप इस 15 ऑब्जेक्टिव्स को देख ले, इसमें आप लोगों को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितना भी 7 ऑब्जेक्टिव यहाँ है, 8 ऑब्जेक्टिव और आएगा आपके सामने। तो इसमें 7 नहीं, मतलब 10 ही ऑब्जेक्टिव आएगा। 10 ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके बाद 3 ऑब्जेक्टिव और आएगा। 10 ऑब्जेक्टिव आज का रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव कल का। तो इसमें जो आप लोगों को बताया जाएगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, टोटली चीज बताया जाएगा, एक भी पॉइंट इसमें से नहीं छूटेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया अच्छे से देखने का काम करेंगे और इन्हें समझने का काम करेंगे। समझने से शायद आप लोगों को याद हो जाए, तो शायद इन्हें भूलेंगे भी नहीं कभी। चलिए, हम लोग अब समय को नहीं गवाएंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ये चैप्टर कौन सा है? तो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर जो हम खत्म किए हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव है ये। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के लिए अगर हम अपवर्तनांक का मान निकालें तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, जरा हमें बताएं आप लोग। ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग एक बार कमेंट भी करें, हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आर बटे साइन आई, या साइन आई बटे साइन आर, या फिर साइन आई गुना साइन आर। आप लोग हमें जल्द से जल्द बताएं क्या होगा इनका आंसर। चलिए, हम लोग इन्हें देखते हैं एक बार। आप लोग याद करें, हम अपवर्तनांक का जो अपवर्तनांक के बारे में जो बताए थे आप लोगों को, बहुत ही अच्छी तरह से बताए थे। अपवर्तनांक का परिभाषा हम 3 स्थिति में ज्ञात किए थे। सही सुना आपने, अपवर्तनांक का परिभाषा हम 3 स्थिति में ज्ञात किए थे। एक हम आपतन कोण की जिया लिए थे और एक अपवर्तन कोण की जिया लिए थे उनके लिए। तो आपतन कोण की जिया को हम क्या लिखे थे? साइन आई, और अपवर्तन कोण की जिया को लिखे थे साइन आर। ये लिए थे एक अपवर्तनांक, यानी म्यू बराबर, ये फॉर्मूला हम प्राप्त किए थे वहां पे। और दूसरा एक और हम देखे थे गहराई के संबंध में वहां पे। तो गहराई के संबंध में देखे थे तो वहां पे हो गया था हमारा जो वास्तविक गहराई वो बटे में आभासी गहराई। तो हमारा जो सही आंसर होने वाला है, ये होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चूंकि ये देख सकते हैं, ये साइन के तौर पे है, तो हम साइन आई बटे साइन आर को चूज करेंगे यहाँ पे। मतलब किसी माध्यम के लिए अगर हमें अपवर्तनांक का मान चूज करना रहे तो हम साइन आई बटे साइन आर ही लेंगे। चूंकि साइन के संबंध में तो एक ही फॉर्मूला हम पढ़े थे, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है।
इसे हम अपवर्तनांक बोल सकते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। शायद आप लोग समझ गए, साइन आई जो है हमारा आपतन कोण की जिया है और साइन आर जो है ये हमारा अपवर्तन कोण की जिया है। चलिए आप लोग इन्हें समझ गए होंगे एक नंबर में। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन में। अवतल लेंस में आवर्धन जो है एम वो किसके बराबर होता है? जो अवतल लेंस हमारा उसमें जो आवर्धन होती है वो किसके बराबर होती है? आप लोग हमें जरा बताएं। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। अवतल लेंस में आवर्धन जो है वो किसके बराबर होता है? तो देखिए आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन जो है हमारा, हम आप लोगों को बढ़िया से बताए थे, बहुत ही अच्छी तरह से बताए थे मैग्निफिकेशन के बारे में। देखिए मैग्निफिकेशन का जो परिभाषा बनता है हमारा मैग्निफिकेशन का, वो 2 स्थितियों में बनता है। मतलब परिभाषा इसका 2 तरह से बनता है। एक प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी की तुलना में, और एक दूसरे का तुलना करते हैं हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। देखिए प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुसार हम इसमें चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे यू और भी की बात कर रहा है, सिर्फ यू और भी की बात कर रहा है, तो हम इसके लिए अगर चले फॉर्मूला का प्रयोग करें तो ये हमारा क्या था? प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब एम बराबर वी बाई यू, प्लस में ही एम बराबर वी बाई यू पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा ये सही होगा, वी बाई यू। यू बाई वी नहीं होगा, वी बाई यू होगा, माइनस वी बाई यू भी नहीं होगा, ये दर्पण के लिए है। और डी नॉन तो नहीं होगा। मतलब हमारा जो सही आंसर होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होगा हमारा, वो हो जाएगा एम बराबर वी बाई यू। समझ गए आप लोग? तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, तीसरा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, मतलब कितने नियम होते हैं? हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए हम बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल ही दिए कोई बात नहीं है। तो इनका भी 2 नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए समझते हैं वो दोनों नियम क्या है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन में जो है हम 3 चीज देखते हैं। पहला नियम में एक देखते हैं आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और तीसरा इसमें देख लेते हैं हम लोग अभिलंब। ये तीनों के तीनों जो है एक ही तल में होता है। प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम कहता है हमारा, वो कहता है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब ये तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के अपवर्तन का ये फर्स्ट लॉ है। सही सुना आपने, प्रकाश के अपवर्तन का ये फर्स्ट लॉ है। उसके बाद दूसरा लॉ जो है वो स्नेल के नियम पर आधारित है, और स्नेल का नियम आप लोगों को पता है। स्नेल का नियम साइन आई और साइन आर के लिए है, म्यू बराबर साइन आई और साइन आर के नियतांक के लिए है। तो दूसरा नियम स्नेल के नियम पर आधारित है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि स्नेल का नियम जो है ये किसी विशेष रंग के लिए दिया गया था। इन्होंने 1621 ईस्वी में स्नेल साहब नामक भौतिक वैज्ञानिक, बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे, इन्होंने 1621 ईस्वी में इन्होंने अपना नियम दिया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम है वो स्नेल के नियम पर ही आधारित है। चलिए हम लोग चौथा देखते हैं। अब कहता है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल या फिर नॉन? इनमें से कोई नहीं। आप लोग हमें कृपया बताने का प्रयास करें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए इसमें से 1 मिनट, ये कुछ मजबूरियां इतना है कि बोलने की बात नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियों को झेलते हुए हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं बच्चों, लेकिन आप लोगों की दुआ से अगर ठीक ठाक रहा तो हम जल्द ही सारा व्यवस्था कर लेंगे और आप लोगों के लिए सारा वीडियो सही तरह से मिलने लगेगा। यहाँ बहुत सारे नॉइज, मतलब वॉइस पॉल्यूशन जो है बहुत सारी इफेक्टिंग करता है हमारे वीडियोज को, जिससे कि आप लोग सुन सकते हैं। जो प्रयास करते हैं ठीक करने का, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्द ही प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के दुआ रहा तो बहुत जल्द ही हो ही जाएगा। आप लोगों के लिए एक हॉल बनाने वाले हैं और उस हॉल में आप लोगों का सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन फिर से। क्या कर रहे थे कि हम किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल या फिर बाइफोकल? देखिए उत्तल लेंस जो हम पढ़े थे, उत्तल लेंस में जिधर वस्तु को रख रहे थे उधर ही उसका प्रतिबिंब बन रहा था। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं नहीं उधर नहीं बन रहा था, मतलब उसके विपरीत तरफ बन रहा था। जिधर वस्तु रखे उधर नहीं, उसके दूसरी तरफ बन रहा था प्रतिबिंब, मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अवतल लेंस में हम देखे थे जिधर वस्तु रखे थे उधर ही इसका प्रतिबिंब बना था, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, तो अवतल लेंस में बनेगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे अवतल लेंस की। और बता दें आप लोगों को कि अवतल लेंस की वस्तु दूरी भी माइनस होता है, ऋणात्मक, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है इनका, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भी माइनस में होता है, यानी प्रतिबिंब दूरी भी इसका माइनस होता है। आगे देखिए
पांचवा है हमारा कि लेंस में वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब मुख्य फोकस पर जो रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो हम आप लोगों को बताए थे, लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करें, यदि वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यदि वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो साफ स्पष्ट है, साफ स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि अगर मुख्य फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि चाहे लेंस कोई भी हो, दर्पण कोई भी हो, स्पष्ट रूप से बोल देंगे कि यदि वस्तु अनंत पे है प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु फोकस पर है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे आगे आते हैं। इनमें से कौन सा लेंस, छठा क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा लेंस बनाने के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा जो है इसमें कौन सा जो है दिया हुआ है ऑप्शन के मुताबिक कि कौन सा है जो लेंस बनाने के लिए उपयोगी में नहीं आ सकता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए है कांच, उसके बाद है मिट्टी, जल और प्लास्टिक। देखिए कांच बनाने के लिए क्या प्रयोग नहीं हो सकता है, तो ये इसमें देखिए कांच का प्रयोग होता है, उसमें शीशा का इनका प्रयोग होता ही है। उसके बाद जल का भी प्रयोग होता है, उसमें कांच में जल की मात्रा होती है, प्लास्टिक में भी होती है। लेकिन मिट्टी का प्रयोग उसमें जो है लेंस बनाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते। सोच सकते हैं ये नहीं मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। उसके बाद है उत्तल लेंस के सामने, सातवां क्वेश्चन है उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। यदि उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु को 2f पर रखें तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा कहां बनेगा। आप लोग हमें बताएं कि यदि वस्तु को उत्तल लेंस में 2f पर रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तरीका हम बताए थे आप लोगों को, अगर 2f पर रखेंगे तो 2f डैश पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को हम 2f पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2f डैश पर बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपने सही सुना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2f पर इसका प्रतिबिंब मतलब वस्तु रखते हैं तो 2f डैश पर 2f डैश होगा, यहाँ पे 2f डैश पर इसका इमेज बनता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने फिर से क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कौन डैश भी कहा जाता है। मतलब उत्तल लेंस को एक लेंस और भी कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है हमारा अभिसारी लेंस, उसके बाद है अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस, और इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए आप लोग हमें बताएं कमेंट करके कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। हम आप लोगों को बताते हैं अवतल लेंस को उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं अब समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि एक उत्तल लेंस हम बना लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आप लोग को दिख रहा है। एक उत्तल लेंस बना लिया, एक प्रधान अक्ष खींच लिया, इस प्रकार से ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी किरणें आती है वो प्रधान अक्ष के एक बिंदु यानी मुख्य फोकस से होकर निकलती है नहीं, यहाँ से हम बोल सकते हैं अविस्तृत हो जाती है, यहाँ पे आके मिल जाती है। प्रधान अक्ष समांतर जाती है, यहाँ आके मिल जाती है। प्रधान अक्ष समांतर आती है, यहाँ आके मिल जाती है। प्रधान अक्ष समांतर आती है, यहाँ आके मिल जाती है। तो ये देखिए अविस्तृत हो रही है, एक बिंदु पे जाके अविस्तृत हो रही है। तो इस अभिसरण गुण के कारण उत्तल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है अवतल लेंस को डैश भी कहा जाता है। अवतल लेंस को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं अवतल लेंस को, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, बाइफोकल, या फिर कोई नहीं। तो बताएं कि अवतल लेंस में क्या होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, जैसे कि एक अवतल लेंस बनाते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा अवतल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रधान अक्ष है हमारा। इसमें भी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है, लेकिन अपवर्तन के बाद ये इस प्रकार से निकल जाती है। इसका अंश भाग पीछे की ओर बढ़ता है और यहाँ के मुख्य फोकस पर मिल जाती है। इस प्रकार से निकल जाती है, लेकिन इसका अंश भाग आके पीछे मिल जाती है। देखिए ये अब अविस्तृत नहीं हुआ, ये निकल गया, अंश भाग ना पीछे बढ़ा, ये अपसरित हुआ। तो अपसरित हुआ तो हम बोल सकते हैं इस अपसरण गुण के कारण से अपसारी लेंस। सही सुना आपने, अपसारी लेंस। और एक है हमारा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो आप लोग हमें बताएं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शन के मुताबिक जवाब दें। निर्वात में, कांच में, जल में, या फिर कोई नहीं। प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, इनकी अपेक्षा देखें तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सही सुना आपने, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए को सही बोलेंगे, निर्वात, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जी हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों आज का क्लास यहीं तक था। इसी 10 ऑब्जेक्टिव के साथ आज की क्लास खत्म हो रही है, और अगले वीडियो की इंतजार करें आप लोग बेसब्री से, चूंकि अगला वीडियो जाने वाला है आप लोगों का, वो फिर से एक ऑब्जेक्टिव का ही क्लास आने वाला है। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। उसमें भी सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव ही बताया जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से बताया जाएगा, सही तरीका से बताया जाएगा। उनके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। तो बच्चों आज क्लास हम यही खत्म करते हैं, यही ओवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी आज की ये क्लास ठीक ही लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी, और आप लोगों को हमारी ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स याद हो गई होगी। तो चलिए हम लोग
खत्म करते हैं आज क्लास यहीं। जय हिंद, जय भारत।